ओके, मैं भी आपको एक्सेल में करके दिखा रहा हूँ। ए और एच की आप मनचाही वैल्यू ले सकते हैं, इससे आंसर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अब मैं आपको एक्सेल चलाकर दिखाता हूँ और समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये वही क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन की ये टेबल है जो क्वेश्चन अभी आपने किया है। अब 37.5 को फॉर एग्जाम्पल मैं 56 कर देता हूँ, तो आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल इसको 100 कर दिया और एच को भी मैंने 100 कर दिया, कोई अंतर नहीं आया, यहां पर कोई अंतर नहीं आया। तो मेरे ख्याल से इस एक्सेल से आपको समझ में आ गया होगा कि यदि आपके सामने डेटा दिया गया है तो आपके सामने एक्चुअली जो डेटा दिया जाएगा वो ये दिया जाएगा और ये डेटा दिया जाएगा। तो आप अपने डेटा, जो आपको डेटा दिया गया है, इसके हिसाब से आप थोड़ा सा देख लें कि आपको कल्पित माध्य और एच की वैल्यू क्या लेने पर आपकी कैलकुलेशन कम से कम हो सकेगी। वेरी सिंपल। तो नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, और आज की इस क्लास में जो एमपीपीएससी मेंस जीएस 3 के लिए हमारी 16वीं क्लास है, इसमें हम मैथमेटिक्स पर ये 5वां वीडियो है। तो आज हम 2020 का जो पेपर था मेंस का, जीएस 3 का जो पेपर था, उसमें यूनिट 5 मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन से आशय है 6 क्वेश्चंस, अर्थात 3 नंबर वाले 3 क्वेश्चन, 5 नंबर वाले 2 क्वेश्चंस और 11 नंबर वाला 1 क्वेश्चन। मैं इस बात को फिर से रेखांकित करूंगा कि मैथमेटिक्स का भी जो सिलेबस है वो इतना वेल डिफाइंड है कि वो आपको 30 में 30 दिलाने का सामर्थ्य रखता है। तो नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भटनागर और शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। थोड़ा ज़्यादा समय दिया है मैंने मीन वाले क्वेश्चन पर, जो 11 नंबर का क्वेश्चन आया उस पर ज़्यादा समय दिया है मैंने, और जो आपने शुरू में भी देखा होगा और बाद में आप इसको समझेंगे भी, मैंने उसको मीन वाले क्वेश्चन को समझाने के लिए एमएस एक्सेल का भी सहारा लिया है ताकि आपको फंडामेंटल्स बिल्कुल क्लियर हो सकें। सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट अस सी दिस क्वेश्चन। व्हाट वैल्यू विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन। 3 नंबर का क्वेश्चन है। सो दिस इज 2 चौक 8 और एक 9/2, 6 तिया 18 और एक 19/6, प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने लिख दिया सम पी, 3 दूनी 6 और एक 7/3, इक्वल टू 13 पंजे 65 और 2 67/5। ओके, सो P इज इक्वल टू 67/5 माइनस 19/6 माइनस 7/3 माइनस 9/2। ओके, एलसीएम हुआ उसका 6 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कीजिए, जो मैंने आपको तरीका बताया एलसीएम निकालने का। सो इट इज़ 6 कम 6, 5 का भाग नहीं जाता, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 पंजे 30 में इन सब का भाग चला जाएगा, तो 6 पंजे 30, तो 5 चंग 30, 6 गुणा 67, 6 सत्ते 42, 4 हासिल, 6 चंग 36, 4 40। ओके, माइनस 6 पंजे 30 और 19 पंजे 95, 3 ढाई 30, 7 ढाई 70, 15 15 नंबर 135। करेक्ट। सो इट इज इक्वल टू 402 माइनस 5 और 5 10, 10 7 17 और 13, सो पी इज, अच्छा ऊपर है 102, 102 का जो डिजिट्स हैं वो हैं 2 और 1, तो 3, यानी ये 3 से कटेगा, तो 3 तिया 9, 3 चौक 12/10 अर्थात 17/5, तो 5 तिया 15 और 2 17, तो 3 सही 2/5। ओके, सिंपल। ये मैंने आपके लिए सॉल्व कर रखा है। हेयर इज द सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो ये भी 1.14 क्वेश्चन नंबर 1.14 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु का के विक्रय मूल्य का 96% है तो लाभ प्रतिशत क्या है। अब यहाँ पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो क्वेश्चन है मेंस का, इसमें ऑब्वियसली ये जो आपके सामने चॉइसेस लिखी हुई हैं ये नहीं आई थी, अर्थात ये एक एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैसे आई। मेरी एक पुस्तक आने वाली है पहली 5 यूनिट के लिए, फर्स्ट 5 यूनिट्स ऑफ GS3 MPPSC मेंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर्स और मैथमेटिक्स के लिए। उसके लिए एक किताब ऑलमोस्ट तैयार है, और उस किताब में जो गणित वाला जो पोर्शन है उसमें ये क्वेश्चन ऑलरेडी है। तो ये क्वेश्चन मेंस में आया है, तो चूंकि ये क्वेश्चन उस किताब में ऑलरेडी है तो मैंने सिर्फ वहीं से इसको कॉपी पेस्ट कर लिया है किताब से, इसलिए आपको यहाँ ये ऑप्शंस दिख रहे हैं। ओके,
और ये किताब बहुत जल्दी आपके सामने होगी। कोशिश ये हो रही है कि मेंस एग्जाम से पहले आपके सामने आ जाए। तो लेट अस सी। अब प्रश्न पर लौटते हैं। इस प्रश्न में प्रश्नकर्ता ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं लिखूं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, तो क्रय मूल्य वस्तु के विक्रय मूल्य का 96% है। तो अगर 100 SP जो है वो 100p है, जहां पर p एक पॉजिटिव इंटीजर है, और प्रश्न के हिसाब से अगर CP की बात करें तो CP 96p है। दिस इज द क्वेश्चन। देन ऑब्वियसली द प्रॉफिट इज निश्चित रूप से SP माइनस CP, सो इट इज 4p। हमेशा ध्यान रखिए कि प्रॉफिट या जो लाभ है ये कैलकुलेट होता है या आंकलित होता है CP पर, करेक्ट, जब तक अन्यथा ना कहा जाए। सो प्रॉफिट परसेंटेज एक प्रॉफिट अपॉन CP, अर्थात सो इट इज 4p अपॉन 96p इंटू 100। सो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 100 अपॉन 24% मीन्स 25 अपॉन 6 अर्थात 4.16। सिंपल। तो ये मैंने आपके लिए सॉल्व किया हुआ है। इसमें दो तरह से इसको मैंने सॉल्व किया है, तो ये तो वही तरीका है जो मैंने आपको भी समझाया, एंड ऑब्वियसली दिस इज द इजीएस्ट वे। फॉर्मल तरीका देख लेते हैं। तो किसी वस्तु के लिए अगर हम समान लाभ प्रतिशत सेम हो, समान लाभ प्रतिशत जब दोनों के लिए सेम हो, तो ऑब्वियसली दोनों स्थिति में विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का जो रेशियो है वो बराबर रहेगा, क्योंकि हमारा लाभ प्रतिशत दोनों स्थिति में बराबर है। तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पर ऑब्वियसली 100 जो है पहली स्थिति में विक्रय मूल्य है, ये रहा विक्रय मूल्य, मैंने 100 माना तो क्रय मूल्य 96 हो गया है ना। दूसरी बार मैंने क्रय मूल्य को 100 मान लिया, क्योंकि मुझे लाभ प्रतिशत निकालना है। तो 100 रुपए पर जो भी मेरा विक्रय मूल्य आएगा, ऑब्वियसली फिर मैं लाभ निकाल लूंगा निश्चित रूप से विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करके, और फिर प्रतिशत निकाल लूंगा। तो इसको मैंने 100 माना, और सिंपल ये कैलकुलेशन है 100/96। एक्चुअली ये है 100/96 इक्वल टू Q/100। तो यहां से Q बराबर 100 गुणा 100/96, वैल्यू आई 625/6। तो लाभ होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, अर्थात विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, इक्वल टू 625/6 ये वाला, माइनस 100। ये CP मैंने 100 माना है, 25/6 आया। लेकिन ये 25/6 जो लाभ है ऑब्वियसली क्रय मूल्य पर है। क्रय मूल्य है मेरा 100 रुपए। तो 100 रुपए पर 25/6 रुपए मेरा प्रॉफिट है। तो दिस इज माई प्रॉफिट परसेंटेज, एंड दिस इज वंस अगेन 4.16%। बट ऑब्वियसली दिस इज द इजीएस्ट मेथड। सो नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल्यांकन करो 450 का 28%। तो का मतलब मैंने आपको शुरुआती क्लास में बताया है कि का मीन्स गुणा, सो इट इज 28% प्लस 280 गुणा 45% अपॉन 100। ओके, 4 से करेंगे यहाँ, 4 सत्ते 28, ये 4 से 25 बार गया, और 25 से ये गया, ऑब्वियसली 25 ही कम 25, 20 बचा, 25 अट्ठे 200 गुणा 7, प्लस यहां पर भी 5 नम 45, और 5 से 20 बार गया, और ये गया 14 बार, सो 14 गुणा 9, तो 18 सत्ते 18 108, 18 सत्ते 126, और 14 नम्मा 126, सो इट इज 252। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, और आपको इसमें 3 मार्क्स मिल जाएंगे इजीली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी मेरी जो किताब आ रही है पहली 5 यूनिट्स पर, जो मैंने अभी आपको 2-3 क्वेश्चन पहले बताया, उसमें जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है उसमें से ये प्रश्न आया है MPPSC मेंस 2000 में, सॉरी 2020 में। ओके है ना, क्योंकि इसमें भी ये विकल्प दिए गए हैं, करेक्ट। तो ये किताब जस्ट रिपीटिंग अभी आ जाएगी जल्दी ही आपके मेन से पहले, और इसमें पहली 5 यूनिट्स कवर की गई हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर्स और मैथमेटिक्स, और बहुत बड़ी संख्या में इसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, दोनों तरह के क्वेश्चंस इसमें कवर किए गए हैं। और जहाँ तक मैथमेटिक्स का सवाल है, मैथमेटिक्स में चूंकि स्टैटिस्टिक्स बहुत विस्तृत रूप से और वेल डिफाइंड तरीके से पहली बार कोर्स में आया है, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। ओके, तो चलिए लेट अस डू दिस क्वेश्चन।
ये एक बहुत सरल सवाल है, 5 मार्क्स का वर्चुअली है, इसकी वैल्यू 3 नंबर भी नहीं है, ये इतना आसान सवाल है। एक पुस्तक को 10% के लाभ के साथ 27 रुपये 50 में बेचा गया था। यदि इसे 25-75 में बेचा जाता तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होता। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमको इसका क्रय मूल्य निकालना होगा, क्योंकि 10% के साथ विक्रय मूल्य 27 रुपये 50 पैसे दिया गया है। तो वैसे बहुत आसान सवाल है कि ऑब्वियसली अगर मैं क्रय मूल्य को 100p मानूं तो विक्रय मूल्य हो गया, चूंकि 10% प्रॉफिट है तो 110p, करेक्ट। बट 110p इक्वल टू 27 रुपये 50 पैसे यहां से, तो मुझे 100p निकालना है। सो 10p इज इक्वल टू 2750 माइन अपॉन 11, 11 दूनी 22, 5, 11 पंजे 55, ठीक है। सो 100p इज इक्वल टू 10 से गुणा कर दिया 25 रुपये। सो दिस इज CP। अब इसको 25 रुपये 75 में बेचा गया, तो 25-75 में बेचने पर मतलब SP बराबर 25-75, CP बराबर 25, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP अर्थात 75 पैसे। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100% का साइन। सो दिस इज 25 चौका 100, सो 0.75 इंटू 4% अर्थात 3%। सिंपल। तो ये मैंने सॉल्व किया हुआ है आपके लिए। अच्छा, इसको मैंने फॉर्मूले से किया हुआ है, मैंने आपको समझाया 100p से, लेकिन मैंने इसको फॉर्मूले से किया हुआ है। ये CP बराबर 100 इंटू SP अपॉन 100 प्लस परसेंटेज ऑफ P, तो इसको मैंने आप फॉर्मूले से किया हुआ है। लेकिन जो मैंने आपको गणित की दूसरी क्लास में भी बोला है कि मैं फॉर्मूले बहुत कम कंठस्थ कराता हूँ, और हम लोग लॉजिक से ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं, इसलिए कि लॉजिक हमेशा कामयाब होते हैं, फॉर्मूले हम लोग अक्सर भूल जाते हैं, तो फिर बहुत समस्याएं आती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक बैग में 50p 25p और 10p के सिक्के 5, 9, 4 के अनुपात में हैं, जो 206 रुपए हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है। चूंकि क्वेश्चन में रेशियो दिया गया है सिक्कों का 5, 9, 4, मतलब 50 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के और 10 पैसे के सिक्के 5, 9, 4 के अनुपात में, इसलिए फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर a किसी धनात्मक पूर्णांक a के लिए सिक्कों की संख्या 50 पैसे वाले सिक्के, 25 पैसे वाले और 10 पैसे वाले। तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 5a, 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 9a और 10 पैसे वालों की सिक्कों की संख्या 4a। तो ये हो गई संख्या सिक्कों की। ओके, अब इनकी कॉस्ट कितनी हुई, चूंकि ये 5a सिक्के हैं 50 पैसे वाले, तो इनकी जो संख्या, जो मान हुआ पैसे में, वो हुआ 250a, यहाँ हुआ 25 नंबर 225a और 40a पैसे, करेक्ट। अब इसको रुपए में बदलना है, तो रुपए में बदलने के लिए हुआ ये 250a बटे 100, 225a बटे 100 और 40a बटे 100, ये राशि रुपए में हुई। और इन तीनों का टोटल हमको दिया गया है 206 रुपए। मीन्स इन सब का सम, ये इन सब का सम हुआ और ये हो गया 206 रुपए, करेक्ट। मीन्स 250 और 225 475, 475 और 40 515। ओके, सो A is equal to करेक्ट, 5 से डिवाइड करते हैं, सो
5 से डिवाइड करने पर ये हो गया 20 और यहाँ हो गया 5 कम 5 5 और 3। ओके, और 103 206 में 2 बार जाएगा तो 2 गुणा 20, सो इट इज 40। करेक्ट। तो चाहिए क्या था, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या थी, ये थी 5A। तो A बराबर 40 है, तो 50 पैसे वाले सिक्के हैं हमारे पास 200। इसके पश्चात 25 पैसे, 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या थी हमारे पास 9A। सो ये 9 गुणा 40 4 9 36, और 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या थी 4A यहां से। करेक्ट। सो इट इज 160 सिक्के। 200, 360 और 160 सिक्के हैं क्रमशः 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के। ये मैंने आपके लिए सॉल्व किया हुआ है। सो हेयर इज द सोल्यूशन। ओके, आखिरी और 11 नंबर वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, आत्महत्या करने वाली 50 महिलाओं की उम्र नीचे दी गई है, इससे महिलाओं की औसत आयु ज्ञात कीजिए। द एजेस ऑफ 50 वुमेन हु कमिटेड सुसाइड इज गिवन बिलो, फाइंड आउट द एवरेज एज ऑफ द वीमेन फ्रॉम इट। 11 नंबर का क्वेश्चन है, और ये इस प्रकार के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। और मुझे पूरा लगता है कि इस साल जो मेंस होगा इस सिलेबस पर, उसमें मीन मीडियन मोड से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस अनिवार्यतः आएंगे, आवश्यक आएंगे, और वो भी 11 नंबर का, और उसको पूरी तरह से सॉल्व करना आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी होगा। तभी तो आप 30 में 30 नंबर ला पाएंगे मैथमेटिक्स में, यानी यूनिट 5 में GS3 के। ओके, तो ये क्वेश्चन मीन का है, तो पहले मीन के क्वेश्चन समझते हैं, फिर आपको किसी सेपरेट क्लास में मैं मीडियन और मोड निकालना सिखाऊंगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ कर तो रहा हूँ तत्काल अभी आपके सामने, और इसके पश्चात इस क्लास के बाद मैं एक क्लास आपकी सिर्फ मीन पर लूंगा, जिसमें हम मीन की कुछ बेसिक समझेंगे, और ये भी समझेंगे कि एक अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा का मीन कैसे निकाला जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। ये हमारे सामने ये महिला की आयु के वर्ग दिए हुए हैं, 15 से 20 वर्ष, 20 से 25 वर्ष, और ये जो क्वेश्चन है ये कहता है कि 15 से 20 वर्ष की आयु में सुसाइड करने वाली जो महिलाएं हैं उनकी संख्या 8 है। 20 से 25 एज ग्रुप में 10 है, 25 से 30 एज ग्रुप में 8 है, 30 से 35 एज ग्रुप में 6 है, एंड सो ऑन सो ऑन सो। ओके, महिलाओं की औसत आयु ज्ञात करनी है। अब ये मीन का सवाल है, तो जब भी आपके सामने इस तरह से क्वेश्चंस आए, और ये मैंने आपको हॉरिजॉन्टली बनाई है टेबल, आप इसको वर्टिकली भी बना सकते हैं, मतलब इस तरह से भी बना सकते हैं। ओके, मतलब यहाँ पर महिला की एज और इसके सामने महिला की संख्या, ऐसे भी बना सकते हैं, डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो अब इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे कि चूंकि आपको ये जो डेटा दिया गया है, ये जो एज ग्रुप दिया गया है, इस एज ग्रुप का आपको एक मिड पॉइंट निकालना होगा, मध्य बिंदु। तो जब ये इस तरह का डेटा आपको मिले तो आप इसको ड्रॉ कीजिए टेबल पे, अपनी कॉपी पे टेबल ड्रॉ कीजिए, और बीच में एक ये गैप बनाइए ये वाला, और यहां पर आप एक चर या वेरिएबल लीजिए xi, एंड व्हाट इज xi? xi इज द मिड पॉइंट ऑफ 15 से 20, यानी 15 और 20 35, 35 का आधा 17.5। अब आप 5 5 जोड़ते जाइए, ऑटोमेटिकली इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। 25 और 20 45, और 45 का आधा 22.5। 5 जोड़ने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो क्लास है 15 से 20 या 20 से 25, ये जो क्लास है, तो क्लास डिफरेंस आपके सामने या क्लास विड्थ आपके सामने, क्लास विड्थ यानी इस परिसर की चौड़ाई, तो ये 5 है, तो आप 5 5 जोड़ते जाइए। 17.5, 22.5, 27.5, 32.5, 37.5, देखिए 40 और 35, 75, 75 का आधा 37.5, 37.5 42.5, 42.5 47.5, 52.5 और 57.5 और 62.5, 60 और 65 125 और इसका आधा 62.5। सिंपल। तो ये टेबल आपके सामने बन गई। अब आपने इस टेबल को अपनी कॉपी पर बना लिया। अब इसके बाद आपने यहाँ पर एक नई रो खोलनी है इस जगह। ओके, और यहाँ पर आपने क्या निकालना है ये मैं आपको, तो इसकी जो टेबल है इसके आगे की वो मैंने ड्रॉ कर रखी है। बेसिकली मैं आपको बता रहा था कि मेरी एक ऑलरेडी किताब आने वाली है GS3 के पहले 5 यूनिट पर, तो ये सारे क्वेश्चंस उसमें सॉल्व हैं, तो वहां से मैंने कॉपी पेस्ट किया है। तो ये मध्य बिंदु, ये महिलाओं की संख्या जो प्रश्न में दिया गया है। अब इसके आगे आपने बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन करना है, और उस कैलकुलेशन के लिए आपको एक नई रो की आवश्यकता पड़ेगी। ओके, और इस रो में कैलकुलेशन करने के लिए आपको एक विशेष नंबर चाहिए,
विशिष्ट अंक जिसको हम बोलेंगे कल्पित माध्य, यानी एज्यूम्ड मीन। अर्थात आपने एक माध्य को माना है, एज्यूम किया है आपने किसी मीन को। अब आप कोई भी संख्या कल्पित माध्य के रूप में ले सकते। मैं भी आपको 2-3 अलग अलग कल्पित माध्य लेकर मैं आपको भी इसी क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा और आप देखेंगे कि आपको हर बार सेम आंसर मिलता है। और एज्यूम्ड मीन को हम ए के रूप में लिखेंगे, और अगर हम यहां से देखें तो हमको लगभग बीच में ये मिलता है। ओके, तो मैंने ए बराबर 37.5 लिया हुआ है, यानी कल्पित माध्य मैंने 37.5 माना। मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूंगा और मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि अगर आप किसी दूसरी वैल्यू को भी कल्पित माध्य मानेंगे तो उससे भी आपको समान आंसर मिलने वाला है, जो भी आपको करके दिखाता हूं। अब 37.5 मानने का मेरा फायदा क्या है, क्योंकि मेरे को इन सब को, इन वैल्यूज को मुझे कल्पित माध्य में से माइनस करना है। तो जब मैं 17.5 को 37.5 में से माइनस करूंगा तो मेरे वो एक पूर्णांक मिलेगा। जब मैं 22.5 को 37.5 में से माइनस करूंगा तो फिर से मेरे को एक पूर्णांक मिलेगा, इंटीजर वैल्यू। ओके, तो ये वाली जो वैल्यू मिली है, ये मिली है मेरे को मध्य बिंदु, इसमें से कल्पित माध्य को माइनस करके, मध्य बिंदु में से कल्पित माध्य को जब मैंने माइनस किया तो मुझे ये वाली वैल्यूज मिली। सिंपल, वेरी सिंपल। और ये सारी इंटीग्रल वैल्यूज हैं, पूर्णांक है, तो इनके आगे कैलकुलेशन करने में, यानी कि मुझे कुछ गुणा करानी है, मल्टीप्लिकेशन लेना है मुझे इस डी के साथ किसी और संख्या का, यानी ये जो डी मैंने इसको संबोधित किया है इन सब नंबरों को, इसके साथ मुझे किसी और संख्या का गुणा लेना है, मल्टीप्लिकेशन लेना है, तो मेरे लिए सरल होगा, क्योंकि पॉइंट मैंने हटा दिया। मैंने 37.5 जैसे ही मैंने एज्यूम मीन लिया या कल्पित माध्य लिया, तो मैंने ये जो वैल्यूज हैं डी की, इनको मैंने इंटीग्रल वैल्यू में ले लिया। वेरी सिंपल। मैं फिर से इस बात को बोलना चाहूंगा कि कल्पित माध्य आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, मैं भी आपको करके भी दिखाऊंगा। अब इसके पश्चात हम यहां पर एक और रो जोड़ेंगे, इसके बाद यहां पर एक रो और खींचेगी, और उस रो में हम क्या करेंगे वो मैं आपको अगली स्लाइड पर बता रहा हूं। तो यहां पर हमने ये रो एक एक्स्ट्रा चलाई है, ये रो यहां तक तो आप समझ ही गए इस जगह तक। ओके, और यहां पर हमने क्या किया, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, कि ये जो डी है, ये वाली जो वैल्यू आई है, इन सबका कॉमन फैक्टर है 5 है। अर्थात 5 से ये सब डिवाइड होंगी। 5 से -20 को डिवाइड करेंगे -4, 5 से -15 को डिवाइड करेंगे -3, 5 से -10 को डिवाइड करेंगे -2। सिंपल, वेरी सिंपल। तो मैंने क्या किया है कि एक नई रो बनाई है जिसमें मैं जो वैल्यूज रखूंगा उनको मैं बोलूंगा UI, और ये होगा दिस DI, यानी कि ये सारी वैल्यूज DI बटे H, और H क्या है मेरा, ये कॉमन फैक्टर, ये मैंने लिख भी दिया ऊपर, xi माइनस a का उभय गुणनखंड, कॉमन फैक्टर। सो -20 बटे 5 इक्वल टू -4, -15 बटे 4 इक्वल टू -3, -10 बटे 5 -2, -5 अपॉन 5 -1, 5 बटे 5 1, एंड सो ऑन सो ऑन। सिंपल। और हमारा एक आखिरी स्टेप और रह गया है, और उसको अब करते हैं। तो इस फाइनल स्टेप में हम इस रो के बाद एक रो और खोलेंगे। ये मैंने एक रो और खोल दी है, और दिस इज द रो, और यहां पर हम निकालेंगे दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस। तो 8 गुणा -4 इक्वल टू -32। तो मेरे ख्याल से आपको अब समझ में आया होगा कि मैंने जो कल्पित माध्य था वो इसको इसीलिए लिया था, जो मैंने आपको शुरू में बताया है, कि ताकि मेरे को ये सब इंटीग्रल वैल्यू मिले, ये वाली, और मैं इसके साथ जब मल्टीप्लाई करूं तो मुझे कोई पॉइंट में आंसर इसका ना मिले, मतलब फिर से मेरे को एक पूर्णांक मिले। तो 8 गुणा 4 -32, 10 गुणा -3 -30, 8 गुणा -2 -16, एंड सो ऑन। और हमने सिग्मा FI/UI निकाल लिया, यानी कि हमने टोटल निकाल लिया। तो ये वाला जो टोटल है ये सिग्मा FI/UI है, यानी कि इस रो में जितना भी डेटा है उन सबका टोटल है -57। ओके, एंड नाउ आवर क्वेश्चन इज कंप्लीट। और इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला लगेगा, वो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं। और आगे जाने से पहले आपको ये भी ध्यान रख लेना चाहिए कि ये जो सिग्मा FI है, सिग्मा FI यानी कि FI का टोटल, सारी फ्रीक्वेंसीज का सम, सारी आवृत्ति का सम, इसको हम कैपिटल N से डिनोट करेंगे। ओके, सिंपल।
तो हमारे सामने अभी जो फॉर्मूला लगेगा उसमें हम दो फिगर हम उठाएंगे इस टेबल से, एक फिगर हम ये वाली फिगर लेंगे और दूसरी फिगर हम ये लेंगे, और तीसरी जो हमको जरूरत पड़ेगी आगे टेबल में वो पड़ेगी h की वैल्यू की, जो हमारे पास 5 है, और चौथी वैल्यू हमको जरूरत पड़ेगी a की। दैट्स ऑल। सो लेट्स गो अहेड। तो सिग्मा f इक्वल टू ऑब्वियसली n बराबर 50, ये तो वांछित माध्य यानी कि हमको जो माध्य निकालना उसको हम x बार से लिखते हैं, इसका फॉर्मूला है, इसको आपको जरूर याद कर लेना चाहिए। सो इट इज कल्पित माध्य प्लस h इंटू सिग्मा fi ui अपॉन n, दैट्स द फॉर्मूला। ओके, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, हालांकि मैंने करा हुआ है आपके सामने। सो a इज 37.5 प्लस h इज ऑब्वियसली 5, h की वैल्यू 5, sigma fi ui we have minus 57 and n is 50, सारी फ्रीक्वेंसीज का सम, दैट्स ऑल। ओके, सो इट इज 37.5 प्लस 5 से ये 50 10 बार कटा 10, तो माइनस 5.7 एंड दिस इज इक्वल टू 37.5 माइनस 5.7, 15 में से 7 गया 8, 6 में से 5 गया 1, 31.8 इज द आंसर। आप ये थोड़ा सा आपको समझने में अगर समय लगा हो, या स्लाइड भी थोड़ी लंबी है क्योंकि मैंने आपको एक एक चीज समझाई है, लेकिन अगर आप इसको करें तो आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट क्वेश्चन को करने में 4 या 5 मिनट लगेंगे, और ये क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से 11 में 11 नंबर देगा। ओके, अब मैं आपको एक्सेल के माध्यम से, एमएस एक्सेल के माध्यम से मैं आपको यह भी समझाऊंगा अभी कि यदि आप a की वैल्यू चेंज भी कर दें, यानी जो आपने कल्पित माध्यम माना है उसको आप चेंज भी कर दें अपनी इच्छा अनुसार, तो उससे आंसर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये मैं आपको एक्सेल से समझाने जा रहा हूं। ओके, सो लेट्स ओपन द एमएस एक्सेल फाइल। और एक्सेल में जाने से पहले मैं आपको एक चीज में और समझाता हूं कि यदि आप इस तरह के क्वेश्चन में ये जो हमने वैल्यूज ली हैं ए की और एच की, यहाँ तो मैंने आपको समझाने के लिए उभय गुणनखंड लिया है क्योंकि ये मुझे बहुत सरल लग रहा था, लेकिन ये आपकी इच्छा है कि आप ए और एच को जो वैल्यू आप देना चाहें वो आप दे दें, जिससे आपके कैलकुलेशन सरल हो सके। ओके, मैं भी आपको एक्सेल में करके दिखा रहा हूं। ए और एच की आप मनचाही वैल्यू ले सकते हैं, इससे आंसर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अब मैं आपको एक्सेल चलाकर दिखाता हूं और समझाता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये वही क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन की ये टेबल है जो क्वेश्चन अभी आपने किया है। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, और इस टेबल में मैं मेरे सामने जो वैल्यू है ए की वो ये है, कल्पित माध्य ए। ओके, तो ये वैल्यू मेरे पास ए की है और ये वैल्यू मेरे पास एच की है। मैंने यहाँ पे 10 ले ली है, कल्पित माध्य मैंने 44 ले लिया। पहले तो मैं वही उसी क्वेश्चन से उसी वैल्यू को लेके करता हूं जो मैंने अपने क्वेश्चन में लिया है। वहां मैंने कल्पित माध्य 37.5 लिया था, सो दिस इज 37.5, और h बराबर मैंने लिया था 5। तो आप इन आंसर को देखें, ये जो आंसर आपके सामने आ रहा है ये आंसर बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 5। ये फिगर चेंज होंगी, ये वाली फिगर चेंज होगी ऑब्वियसली, ये फिगर चेंज होगी सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा n, यानी कि ये वाली वैल्यू चेंज होगी जिसमें हमने इसमें h से मल्टीप्लाई कर दिया है सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा n को। एंड फाइनली मीन की वैल्यू चेंज होगी जिसमें हमने h सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा n में हमने a भी जोड़ दिया है। ओके, तो ये हमारी मूल वैल्यू है 31.8, और ऑब्वियसली ये मूल वैल्यू हमारे मूल कल्पित माध्यम 37.5 और h बराबर 5 से आई है। अब 37.5 को फॉर एग्जांपल मैं 56 कर देता हूं तो आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा। एक बात आप ध्यान रखें कि मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने इसमें एक्सेल में फॉर्मूले डाले हुए हैं, तो एक्सेल बिल्कुल वही कैलकुलेट कर रहा है जो फॉर्मूला माध्य का है। जैसे आप यहां देखें तो ये फॉर्मूला मैंने डाला हुआ है, अगर आप यहां देखें तो ये फॉर्मूला मैंने डाला हुआ है, अगर आप यहां देखें तो यहां पर भी मैंने फॉर्मूला डाला हुआ है। ओके, तो ये वैल्यू मेरे पास सिग्मा n की है, ये वैल्यू मेरे पास सिग्मा fi ui की है। ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू जिसको मैं किसी से ग्रीन रंग से किए दे रहा हूं, ये वैल्यू चेंज होगी इस वैल्यू और इस वैल्यू के चेंज होने पर। ऑब्वियसली सिग्मा n तो सिग्मा fi तो चेंज होगा ही नहीं, एक्चुअली इट इज सिग्मा fi, और इसको हम लिखते हैं n के बराबर। ओके, करेक्ट।
तो एक बार फिर से दिखाता हूं आपको कि मैंने फॉर एग्जांपल इसको 100 कर दिया और h को भी मैंने 100 कर दिया, कोई अंतर नहीं आया, यहां पर कोई अंतर नहीं आया। तो मेरे ख्याल से इस एक्सेल से आपको समझ में आ गया होगा कि यदि आपके सामने डेटा दिया गया है तो आपके सामने एक्चुअली जो डेटा दिया जाएगा वो ये दिया जाएगा और ये डेटा दिया जाएगा। तो आप अपने डेटा, जो आपको डेटा दिया गया है, इसके हिसाब से आप थोड़ा सा देख लें कि आपको कल्पित माध्य और h की वैल्यू क्या लेने पर आपकी कैलकुलेशन कम से कम हो सकेगी। वेरी सिंपल। जो मैंने भी आपको 5 वाला कंसेप्ट अपनी क्लास में समझाया, यानी ये यहाँ पर मैंने 5 रखा था, आपको ध्यान होगा, वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि 5 मेरे पास इसका कॉमन फैक्टर आ रहा था DI का। मैं फिर से 5 करता हूं और यहाँ 37.5 करता हूं, तो मेरे पास इसका DI का जो कॉमन फैक्टर था 5 आ रहा था, इसलिए मैंने 5 ले लिया था। सिंपल, वेरी सिंपल। ये आपकी इच्छा पर है। तो मेरे ख्याल से पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा एक्सेल से कि जब भी आपके सामने इस तरह के प्रश्न आए, आप A और H की वैल्यू अपने सुविधा अनुसार ले सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमारा आज का 2020 का जो मैथमेटिक्स का जो पोर्शन था GS3 के क्वेश्चन पेपर में, वो हमारा कंप्लीट होता है। तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। और अब जो नेक्स्ट क्लास में मैथमेटिक्स में लूंगा MPPSC मेंस में GS3 के लिए, वो यूनिट 5 पर यानी गणित पर ही होगी। मैं समझ रहा हूं कि आपको भी स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा सा और ज्यादा सीखने की आवश्यकता है। मैं आपको शुरुआती क्लासेस में, अभी जो मैं लेने जा रहा हूँ क्लासेस, उसमें मैं मीन मीडियन मोड यानी कि स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन में मीन मीडियन मोड एंड ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी भी, तो मैं उसको लेता हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको कोई इशू है गणित को लेकर, GS3 को लेकर ओवरऑल, तो आप मुझे बिल्कुल इस टेलीग्राम ID पर मैसेज कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको जवाब मैं दूंगा। ओके, तो नमस्ते स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।